Greetings all my dear students. Welcome to my channel Laughing Souls. And today I'm going to continue with my grammar series. और आज मैं एक बहुत ही important और थोड़ा सा difficult topic cover करने जा रही हूँ, tenses. अब English language में tenses is very important, not only for English language, also to express your answer in any of the subjects, you need to have the knowledge of tense. Otherwise, there will be no sense in your answer. If you mess up with the tense, then you lose the sense. मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको, तो आई एम श्योर आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव जाएगी. ग्रामेटिकली आपके सेंटेंसेस करेक्ट होंगे और आप से 12th तक के किसी भी क्लास में हो, यू शुड वॉच दिस सेशन. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये भी आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है. इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपल्सरी इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और लैंग्वेज में टेंसेस जो हैं वो एक प्राइमरी चीज है जो आपको आनी चाहिए. तो अभी मैं शुरू करूंगी. आज इस सेशन में प्रेजेंट टेंस कवर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टू सीक्वल जो इसकी वीडियोस निकालूंगी मैं, उसमें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हम कवर करेंगे. जस्ट बी अटेंटिव, go through the whole session. Let's begin, children. So children, tenses, and in that we are going to cover present tense today in this session. Present tense again is subdivided into 4 kind of tenses, that is present simple or indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. We are also going to discuss each of these in detail along with their kinds of sentences, whether they are how they are written in the affirmative, negative, interrogative and negative interrogative sentences. Now, by definition, what do you mean by tenses? Now, tense is a form of verb which tells us about the time of an action. I hope you already know that a verb has got 3 forms, particularly when we talk about tense. तो उसके 3 forms हम लोग बात कर रहे होते हैं. Verb first form, second and third, that is the present form, the past and the past participle form of the verb. This is very important. In case you have not learned them, I'll suggest you that you make a list of 100 to 150 verbs and learn them by heart. For example, I'm sure you must have done it, लेकिन for example, eat, ate, eaten. द वर्ब जो है, जो रूट वर्ब है, दैट इज ईट, और मेन वर्ब के ईट जो है उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन. नाउ सिमिलरली देयर आर मेनी वर्ब्स जो कि अलग अलग तरीके से फॉर्म में आ रहे होते हैं, जैसे स्विम, स्वैम, स्वम, प्ले, प्लेड, प्लेड. सो लर्न दैट, इट विल help you write the sentences correctly. Now, kinds of tenses. Now, tense is the tense is a form of verb which tells us about the time of an action. तो जो action जो है वो कब हुआ, प्रेजेंट में हुआ या पहले हो चुका है या फ्यूचर में होगा, इस चीज के बारे में जो हमें ज्ञात देता है या भान देता है, वो वाले वर्ब्स जो होते हैं उनका जो पर्टिकुलर फॉर्म होता है जो यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंस. नाउ काइंड्स ऑफ टेंसेस इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. Now, present tense today we are going to discuss in detail. It is the tense expressing an action that is currently going on or habitually performed or a state that currently or generally exists. अब ये जो definition है, भाई present tense तो है, अब present tense को भी 4 में डिवाइड करा हुआ है, तो इनमें अंतर क्या है भाई? 4 प्रेजेंट टेंस जो काम अभी हो रहा है उसको कैसे बताया जाता है, क्या डिफरेंस आ रहा है? तो उनका अंतर जो है, जो डिफरेंस है, कब कहाँ यूज करना है, दैट इज बेसिकली इन देयर यूज, और यूज के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है. तो प्रेजेंट टेंस का जो आपका है वो होता है वो सारे एक्शन जो करंटली हो रहे होते हैं या हैबिचुअली परफॉर्म करते हैं, रोजमर्रा ही वो चीजें हो रही होती हैं, या किसी चीज का स्टेट होना, किसी चीज का अस्तित्व होना, वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है. अब ये चारों प्रेजेंट टेंस जो हैं वो कैसे डिफरेंट हैं, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब
प्रेजेंट टेंस के जो 4 हिस्से हुए हैं उसमें से इसमें कौन आएगा? इसमें वो आएंगे जो इंडिकेट करते हैं अनचेंजिंग सिचुएशंस को, जनरल ट्रूथ को, साइंटिफिक फैक्ट को, हैबिट्स को या फिक्स्ड अरेंजमेंट्स को। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? जो स्ट्रक्चर होगा वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको सारे स्ट्रक्चर मैंने दे रखे हैं और उसके बाद मैंने डिस्कस करे हैं बाकी के 3, दैट इज नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला, इट हैज गॉट 2 फॉर्मूला, एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, उसका एक्सटेंशन है सेकंड, 2 डिफरेंट तरीके से यूज होता है इस टेंस में। अब आपको पहला दे रखा है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो होता है दैट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, करने वाला या जिसकी बात हो रही होती है, दैट बिकम्स सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जब होता है आई, दैट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, या यू, दैट इज सेकेंड पर्सन, या फिर कोई भी प्लूरल, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस। इस सेंटेंस में करने वाला डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, आई। तो सब्जेक्ट और इमीडिएटली उसके बाद में वर्ब आ रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, गो। अब गो के 3 फॉर्म्स होते हैं, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। अब फॉर्मूला में है कि सिंपल प्रेजेंट में या इंडेफिनिट प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हमने गो यूज किया, आई गो। ये हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हुआ। उसके पीछे का सारा चीज जो है दैट इज ऑब्जेक्ट, टू स्कूल बाय बस। हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से वर्ब फॉर्म फॉर्मूला के हिसाब से यूज करना है। द सेकेंड वन इज यू रन फास्ट। अब यू है सेकेंड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ जो आएगा वर्ब रन। अब रन, रैन, रन, तो हमने फर्स्ट फॉर्म लिया, यू रन फास्ट। नेक्स्ट इज दे ईट फ्रूट्स एवरी डे। दे जो है वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, सो उसके साथ भी क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दे ईट फ्रूट्स एवरी डे। अब जो इसका एक्सटेंशन है सेकेंड फॉर्मूला जो बना के दिया है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस आएगा एज पर द वर्ब। वो अपने साथ या तो एस ले रहा होगा, जैसे रन के साथ रन्स बनता है, या ई एस ले रहा होगा, जैसे गो के साथ गोज बनता है, ई एस आता है, या आई ई एस ले रहा होगा, जब वाई हटेगा तो आई ई एस आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन। यही यहाँ पे ही गलती होता है कि कहाँ पे गो आएगा, कहाँ पे गोज आएगा। तो जब सब्जेक्ट जो है आपका वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, दोनों कंडीशंस हैं कि सब्जेक्ट का सिंगल भी होना जरूरी है और उसका थर्ड पर्सन भी होना जरूरी है। अगर दोनों कंडीशंस मीट करती हैं तो उस केस में जो है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है अपने एस ई एस या आई ई एस फॉर्म के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, रीटा गोज टू स्कूल बाय बस। अब यहाँ पे रीटा गोज क्यों आया, रीटा गो क्यों नहीं आया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आया, सीधा एस ई एस क्यों आया उसके साथ? एक ही कारण है कि रीटा जो है वो सब्जेक्ट, उसको चेक करो आप, वो सिंगल भी है, नंबर में वो हम एक ही लड़की की बात कर रहे हैं रीटा की, तो वो सिंगुलर भी हो गई, और क्योंकि वो थर्ड पर्सन भी है। अब पर्सन भी बच्चों 3 होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, स्पीकर, उसमें 2 वर्ड्स होते हैं, आई सिंगुलर के लिए और वी प्लूरल के लिए। सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, और उसमें एक ही वर्ड होता है जो सिंगल के लिए भी हम यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी, दैट इज यू। तो आई, वी और यू को छोड़कर बाकी सब जो होते हैं वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन, रीटा थर्ड पर्सन है क्योंकि ना तो वो आई है, ना वी है, ना यू है, सो वो थर्ड पर्सन है और वो सिंगल भी है। दोनों कंडीशंस मीट हो गई तो गो की जगह गोज आएगा। I hope it is clear to you.
सेकेंड एग्जाम्पल भी अगर आप देखें, द टाइगर रन्स, द टाइगर सब्जेक्ट है। अब हमें ध्यान देना है कि ये पर्सन कौन है। तो ये ना तो फर्स्ट पर्सन है ना तो सेकंड पर्सन है, तो ये तो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन के साथ क्या ये सिंगल भी है? तो हाँ, ये सिंगल भी है। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, सो इट विल टेक रन्स। रन ना होके रन्स आएगा। द टाइगर रन्स फास्ट। अगर हम यहाँ पे टाइगर्स कर देते तो वो सिंगुलर नहीं रहता, तो वहां पे क्या आता? द टाइगर्स रन फास्ट। वहां पे रन्स में एस नहीं आता। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। जब सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन भी है, तब जाके एस ई एस या आई ई एस लगेगा। नहीं है, इन दोनों में से एक ही कंडीशन है या दोनों ही कंडीशन नहीं है, उस केस में सीधा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। शी या फिर ही, दोनों में से कुछ भी अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं और ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना तो ये आई है ना वी है ना यू है, तो फर्स्ट सेकंड पर्सन तो है नहीं। तो थर्ड पर्सन है और सिंगल भी है, इसलिए ईट की जगह ईट्स आया है। इस पूरे टेंस में आपको यही सीखना है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ कब एस ई एस लगेगा और कब नहीं लगेगा, और वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है, उस केस में वर्ब जो है एस ई एस लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसके अलावा वो सीधा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कहाँ पे गो आएगा, कहाँ पे गोज आएगा, कहाँ पे रन आएगा, कहाँ पे रन्स आएगा। तो आप सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। लेट्स मूव फर्दर टू द काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट आर मेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस का तो हमने अभी पढ़ा ही है। वो सेंटेंसेस जिनमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता है वो कहलाते हैं एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। नो, नॉट, नेवर, ये नहीं आ रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए तो आपको जो फॉर्मूलेज मैंने दे रखे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सीता लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट के बाद डू या डज आएगा। अब डू और डज जो होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सेम रूल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी है थर्ड पर्सन भी है तो ई एस यानी डज लगेगा, अगर वो नहीं है तो डू लगेगा। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज यूज होता है, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। अब फर्स्ट एग्जांपल, सीता लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स। जो सब्जेक्ट है सीता, वो जो है वो थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, इसलिए लव्स आया है। अब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया है तो सीता डज नॉट लव रीडिंग स्टोरी बुक्स। ये सेंटेंस बना, यानी सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया और बाद में ऑब्जेक्ट आया। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है बच्चों, डज अगर हम लगाते हैं तो हम वर्ब में से एस ई एस हटा देते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही क्यों ना यूज हो रहा हो। जैसे एफर्मेटिव में हमारे पास डज नहीं था तो सीता लव्स आया, लव नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, सीता डज नॉट लव हो गया, तो लव्स में से एस हट गया। डज है अगर तो उसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा विदाउट एस ई एस और आई ई एस। नाउ द इंटरोगेटिव या क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो इसमें जो है वो डज एकदम बिगनिंग में चला जाएगा, डू या डज। तो डज सीता लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, एंड अ क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उसी चीज को अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ पूछे, एक नेगेटिव वर्ड के साथ क्वेश्चन बना के पूछे। अभी हमने इंटेरोगेटिव में पूछा डज सीता लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, क्या सीता को पसंद है स्टोरी बुक्स पढ़ना। अब इसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करें, क्या सीता को स्टोरी बुक पढ़ना पसंद नहीं है। तो उसको हम कैसे करेंगे? डज सीता नॉट लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स और रीडिंग बुक्स। ना इसमें हमने क्या किया बच्चों, डज सीता नॉट लाइक, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिया है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म गया है. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स सी. दे प्ले क्रिकेट एट 5 PM. अब दे जो है वो थर्ड है और प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है. तो थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, इसलिए इसमें SES नहीं आएगा. दोनों कंडीशंस नहीं मीट हुई. सो दे प्ले क्रिकेट एट 5 PM. इसका नेगेटिव हो गया. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट एट 5 PM. इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? डू दे प्ले क्रिकेट एट 5 PM? और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट एट 5 PM? So this is how you convert a simple present tense sentence into its negative form, interrogative form, or negative interrogative form. Now let's move, children, to the next one. But before that, if you like my videos, educational series, then I do request you to subscribe my channel, like and share. Laughing Souls. So let's move ahead, and then we come to the second kind of present tense, that is present continuous or progressive tense. It is used to talk about things that are happening at the moment of speaking. अभी इससे पहले हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट. रोजमर्रा की जो हैबिचुअल चीजें होती हैं, जो ट्रूथ होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो या फिर किसी चीज का स्टेट होना, प्रेजेंटली करंट स्टेट होना, दैट कम्स अंडर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो होते हैं एक्शंस जो उस समय जब हम बात कर रहे हैं उस समय वो हो रहे हों, प्रक्रिया में हैं, चल रहे हैं. दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज, एम, आर. इनमें से कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का ING फॉर्म. जैसे गो की जगह गोइंग लगेगा. हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही ING लगता है. वेंटिंग नहीं बनेगा, गॉनिंग नहीं बनेगा, गोइंग ही बनेगा. सो the formula is subject plus is, am, are plus ING form of verb plus object. अब इसमें ध्यान देने की क्या चीज है? is जो है, is used with subject that is singular as well as third person. ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं. दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए. is को यूज करने के लिए सब्जेक्ट का सिंगल होना भी और थर्ड पर्सन होना भी जरूरी है. am, you all know, it is only used with I, and are is used with rest, that is you and plural nouns or pronouns. अब एग्जाम्पल देखते हैं. I am going to the market. मैं मार्केट जा रही हूं. वो काम उस समय हो रहा है. और स्ट्रक्चर क्या हो गया? I सब्जेक्ट प्लस I के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? is, am, are में से am. और फिर वर्ब हमारे पास है गो, उसका हमें ING फॉर्म लेना है. सो गोइंग, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया. सो आई एम गोइंग टू द मार्केट. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. वी आर प्लेइंग फुटबॉल. द बर्ड्स आर चर्पिंग लाउडली. सब्जेक्ट के हिसाब से हमने इज, एम, आर यूज किया है. बाकी सारा फॉर्मूला सेम है सब में. सिर्फ इज कहाँ यूज होना है, एम कहाँ यूज होना है, आर कहाँ यूज होना है, ये आपको ध्यान देना है. और ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में. यहीं पे गलतियां होती हैं. अब इसके जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, अफर्मेटिव हमने अभी डिस्कस किए हैं. लेट्स सी द नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव. सीता इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. सीता एक स्टोरी बुक पढ़ रही है, उस समय पढ़ रही है. तो इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, ये फॉर्मूला सेम है जो अभी हमने सीखा. अब इसको हमें नेगेटिव में करना है कि सीता इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक. सीता स्टोरी बुक नहीं पढ़ रही है. तो यहाँ पे हमने क्या किया? इज, एम, आर अकॉर्डिंगली, उसके बाद नॉट लगाया हमने. सो सीता इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक. अब क्वेश्चन में क्या होगा? वेरी नाइस. अब आपको पता है इज जो है वो शुरू में आ जाएगा. सो इज सीता रीडिंग अ स्टोरी बुक? क्या सीता स्टोरी बुक पढ़ रही है?
और इसी को अगर हम नेगेटिवली पूछना चाहें, क्या सीता स्टोरी बुक नहीं पढ़ रही है? सो इज सीता नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक? सेकेंड एग्जाम्पल, अब हमने सीता लिया था, वहां पे हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर लिया तो इज आया। अब इस एग्जाम्पल में हम द गर्ल्स ले रहे हैं, ये प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा। द गर्ल्स आर सिंगिंग मेलोडियसली। नेगेटिव में द गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग मेलोडियसली। इंटरोगेटिव या क्वेश्चन में कैसे आएगा? आर शुरू में आ जाएगा, आर द गर्ल्स सिंगिंग मेलोडियसली। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये कैसे बन जाएगा? आर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग मेलोडियसली। यही स्ट्रक्चर रहेगा। आप इसको आर नॉट द गर्ल्स नहीं करेंगे, आर द गर्ल सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट। सो रिमेंबर दिस। Now the third one is present perfect tense. It expresses a past event that has present consequences. अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना बच्चों, ये प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है भाई, जब एक अलग पास्ट टेंस हमने ले ही रखा है तो ये इसमें क्या कर रहा है प्रेजेंट टेंस में? अब परफेक्ट मतलब होता है किसी काम का खत्म हो जाना, हो जाना। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा भाई, कोई काम अगर खत्म हो गया तो वो पास्ट में क्यों नहीं जा रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों रह रहा है? तो ये वो एक्शन है जो खत्म तो हुए हैं लेकिन बिल्कुल अभी अभी हाल ही में खत्म हुए हैं, और उसका जो असर है वो हमारे प्रेजेंट टाइम पे पड़ रहा है। वो इवेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, हम उस जगह पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। लेकिन अगर वो काम खत्म हो गया और उसका असर भी नहीं है हमारे ऊपर, अभी उसका इम्पैक्ट नहीं है, तो उसको हम सिंपल पास्ट में डाल देते हैं कि ये पास्ट में खत्म हो गया, डन एंड ओवर विथ। तो बहुत क्लोज है, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है कि जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस से कैसे अलग है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो वाले वर्ब्स होते हैं या वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो हाल ही में अभी अभी खत्म हुआ है और उसका असर हमारे प्रेजेंट पे अभी भी है। अब स्ट्रक्चर जो है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, दोनों हैज यूज होगा या हैव होगा, दोनों में से एक यूज होगा और वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। अब हैज कब यूज होगा और हैव कब यूज होगा, इस पे ध्यान देने की बात है। हैज जो होता है वो उन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है जो सिंगल भी हैं और थर्ड पर्सन भी हैं, दोनों ही कंडीशंस हैं। बाकी सबके लिए यानी आई, यू और प्लूरल के लिए हैव यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर माई एग्जाम्स। मैंने अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर ली है, मतलब है प्रेजेंट में है इसका असर, कर ली थी नहीं। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। अभी की बात हो रही है, उसका असर है हमारे पे अभी भी, इसलिए इट हैज गॉन इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ लेट्स सी द काइंड्स। द affirmative, the first one is they have won the match. They have won, थर्ड फॉर्म आ गया। आपको अभी मैंने बताया था हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा परफेक्ट में, तो वन जो है वो विन का थर्ड फॉर्म है, विन, वन, वन। दे हैव वन द मैच, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव आ गया। नेगेटिव में दे हैव नॉट वन द मैच, हैव और वन के बीच में नॉट लगेगा, सो दे हैव नॉट वन द मैच। इंटेरोगेटिव में हैव पहले आ जाएगा, हैव दे वन द मैच। और अगर इसी को नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं हम, हैव दे नॉट वन द मैच। नॉट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट और वर्ब थर्ड फॉर्म के बीच में लग रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, रवि हैज रीच्ड होम। रवि थर्ड पर्सन भी था, सिंगल भी था, इसलिए हैज आया है। और रीच्ड
थर्ड फॉर्म है, तो दिस इज एफर्मेटिव. नेगेटिव, रवि हैज नॉट रीच्ड होम. इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन कैसे बना? हैज को शुरू में ले गए. हेल्पिंग वर्ब जो है आपका, हैज रवि रीच्ड होम. और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैज रवि नॉट रीच्ड होम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. और अब आप बिना गलती के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बना पाएंगे. चलिए अब हम जो है वो लास्ट टॉपिक आज का कवर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. It shows that something started in the past but is continuing at the present time. अब ये प्रेजेंट टेंस के वो वाले एक्शंस होते हैं जो कि पास्ट में शुरू तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक चलते ही जा रहे हैं. तो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट भी है कि पास्ट से शुरू है और कंटिन्यूअस अभी भी जारी है वो काम होना. तो these kind of sentences are written in present perfect continuous tense. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. अब इसमें जो है बच्चों ये भी ध्यान रखने की बात है, अगर हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस में हमेशा ing फॉर्म तो आएगा ही आएगा और ing फॉर्म हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आता है. पर इसमें एक नई चीज हमने और जोड़ी है, दैट इज सिंस फॉर, टाइम इंडिकेशन. क्योंकि इसमें दो टाइम यूज हो रहा है, पास्ट से लेके प्रेजेंट में घुस रहा है, तो हमें उसके लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, या तो सिंस या तो फॉर. अब सिंस जो है वो टाइम ड्यूरेशन के लिए ना होके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं. जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 AM, सिंस 2015. जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम को बताते हैं तब हम सिंस यूज करते हैं. लेकिन अगर हम पर्टिकुलर टाइम को इग्नोर कर दें और खाली जो उसका ड्यूरेशन है उसका जिक्र करें तो फॉर यूज करते हैं. जैसे फॉर 2 hours, फॉर अ डे, फॉर 4 years. तो जब हम ड्यूरेशन, चाहे वो ड्यूरेशन कौन सा भी साल हो, कौन सा भी दिन हो, उस पे हम यूज करते हैं खाली अवधि कितनी थी, ड्यूरेशन कितना था, तो वो फॉर यूज होता है. लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच जाते हैं, 5 बजे, 4 बजे, मंडे, जनवरी, अगर हम पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाते हैं तो उसमें हम सिंस यूज करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. हरी हैज बीन स्विमिंग फॉर 2 hours. हरी जो है वो 2 घंटे से स्विमिंग कर रहा है, मतलब 2 घंटे पहले वो शुरू हो चुका है स्विमिंग करना और अभी तक स्विमिंग कर रहा है. तो ये काम जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया प्रेजेंट टेंस के. पहले शुरू हो चुका है पास्ट में लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यू हो रहा है. और ये हमें किससे क्लियर हुआ? फॉर 2 hours से, इसलिए हम सिंस फॉर लगाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, I have been working here since January 2018. मैं यहाँ पे जनवरी 2018 से काम कर रही हूँ. यानी 2018 जनवरी पर्टिकुलर टाइम दे दिया मैंने तो सिंस लगाया. और क्योंकि ये पास्ट का टाइम है, मैं उस समय से यहाँ काम करना शुरू हुई और आज भी मैं यही काम कर रही हूँ, तो ये काम जो है पास्ट से शुरू होके कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंट टाइम में. सो इट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स सी इट्स काइंड्स in other forms or in the other kinds of sentences, that is negative interrogative and negative interrogative. Now the first one is, I have been searching for you since morning. तो इसमें और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंस फॉर का ध्यान रखना, बाकी सेट फॉर्मूला है आपके एफर्मेटिव में. आई हैव बीन सर्चिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. हैज और हैव का आपने पहले ही सीख लिया है, यूज कहाँ पे हैव होगा, कहाँ हैज. हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, बाकी सब के साथ हैव आता है. तो इस सेंटेंस का नेगेटिव क्या हो गया? आई हैव नॉट बीन सर्चिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग.
तो have और been के बीच में not आएगा. Next is interrogative. Have शुरू में चला जाएगा. Have I been searching for you since morning? और negative interrogative में भी have शुरू में गया. Have I not? Have और not के बीच में subject. Have I not been searching for you since morning? Second example देखते हैं हम. Our team has been winning the trophy for 2 years. इसमें our team, हमारी टीम, इसको एक इकाई माना गया, एक यूनिट माना गया है और इसीलिए ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है और इसके साथ हैज आया है. Our team has been winning the trophy for 2 years. हमारी टीम जो है पिछले 2 साल से ट्रॉफी जीतती आ रही है. अब नेगेटिव, our team has not been winning the trophy for 2 years. Interrogative, has our team been winning the trophy for 2 years? Or last, negative interrogative, has our team not been winning the trophy for 2 years? I hope children, आपको ये टेंसेस जो हैं प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर हो गए हैं. आपके दिमाग में कोई शंका नहीं रही है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इनको कहाँ यूज करते हैं, ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं और इनमें जनरल मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही होती हैं. तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अपनी तरफ से सेंटेंसेस लिखिए और उनको कन्वर्ट करिए नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे टेंसेस के यूज में एंड यू विल फील दैट टेंसेस आर नॉट something that will scare you, but it is going to help you out in grooming yourself and in writing your answer, in expressing, in talking also. When you converse with someone, if you have good knowledge of tenses, your conversation becomes very, very clear and very impressive. So till we meet next in our next video, bye bye children. Stay safe, stay healthy.